रिश्ते भी पेड़ पौधों की तरह होते हैं जिन्हें समय समय पर खाद पानी धूप और हवा की ज़रूरत होती है। शायद इसीलिए हर रिश्ते से संबंधित एक त्योहार बना दिया गया ताकि उस त्योहार के बहाने ही उस रिश्ते को सींचा जा सके, सहेजा जा सके। भाई बहनों के त्योहार में रक्षाबंधन तो है ही, उसके बाद भैया दूज या भाई दूज का भी रुतबा कम नहीं है। भारत में ये त्योहार दिवाली के बाद लगभग सभी जगह मनाया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर होली के बाद भी मनाया जाता है। परंपरागत तौर पर जमीन पर चौक बनाई जाती हैं और बहनें भाई के माथे पर टीका लगाकर उसके लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। तो आज इस बारे में बात करने का मन बनाने के पीछे कहानी थी, भैया दूज की कहानी, जो बचपन में मुझे ले गई। बचपन में माँ 2 कहानियाँ सुनाया करती थी भैया दूज के दिन। एक तो 7 भाइयों की बहन वाली कहानी और एक साले जीजा के झगड़े वाली कहानी। तो आज मैं दूसरी कहानी पर बात करना चाहूँगी और उसके साथ-साथ बात करूँगी अपने जीवन के कुछ पड़ावों की। तो साले जीजा की कहानी के अनुसार एक बार एक साले और जीजा में लड़ाई हो गई। साला मतलब पत्नी का भाई। और जीजा अपनी पत्नी से आकर के कह देता है कि तुम्हें जो है अपने भाई को इस बार रोचना नहीं करना है, क्योंकि मेरी उससे लड़ाई हो गई है। अब वो इस घर में आ ही नहीं सकता। पत्नी को दुख हुआ, लेकिन वो क्या कर सकती थी, पति की आज्ञा माननी थी। तो वो दुखी दुखी चौक पूर रही थी और पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी नाली के रास्ते से एक कुत्ता आता है और वो पूजा की थाली में मुंह मार देता है। बहन जो कि पूजा में भगवान के रोचना लगा रही होती है, उसी हाथ से कुत्ते के मुंह पर धद धद करती है और उसे हटाती है और रोचना कुत्ते के माथे पर लग जाता है। अब कुत्ता नाली के रास्ते से फिर से चला जाता है। थोड़ी देर में भाई अपने जो है जीजा के पास आता है और कहता है, देखो मैं तो अपनी बहन से रोचना भी करा लाया और तुम तो बेकारी खामखा में दरवाजे पे पहरा दे रहे हो। अब तो पति देव को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैंने मना किया था तो मेरी पत्नी कैसे कह सकती है कि अपने भाई को वो रोचना करेगी। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर के अंदर आता है और पत्नी को डांटता है कि तुमने क्यों अपने भाई की रोचना कर दिया। वो कहती नहीं, मैंने तो किसी की रोचना नहीं किया। फिर बहुत सोच करके कहती है कि हाँ, एक कुत्ता जरूर आया था नाली के रास्ते से और मैंने उसको धद धद किया तो रोचना उसके माथे पर लग गया। अब पति को माजरा समझते देर नहीं लगती है। उसको लगता है कि जब भाई बहन में इतना प्यार है कि भाई बहन के लिए कुत्ता भी बन सकता है और नाली के रास्ते से आ भी सकता है, तो ज़रूर मुझे ही अपना झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए और इनसे झगड़ने से या इनको आपस में मिलने से रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस रिश्ते के प्यार को बरकरार रखना चाहिए। इतना कह के माँ कहानी ख़त्म कर देती हैं और हम लोग अपनी नन्ही-नन्ही मुट्ठियों में पकड़े हुए अक्षत के दाने चौक पे चढ़ा देते और कहते, भगवान सबके यहाँ साले जीजा में प्रेम बना रहे और बहन भाई का ये त्योहार मनता रहे। हूँ उस बात पर जिसके कारण मैंने ये कहानी सुनाई। ये कहानी सुनाने के पीछे दरअसल इस कहानी से जुड़े मेरे जीवन के 4 पायदान हैं। तो पहला पायदान बचपन का। जब मैं बच्ची थी और ये कहानी सुनती थी तो जो हमारे बड़े भैया हैं वो चौपाई की तरह झुक जाते और भौं-भौं करने लगते और कहते, बहन के लिए तो कुत्ता बनना पड़ता है, और वो भौं-भौं भौं-भौं लगातार करते चले जाते। हम दोनों बहनें बहुत डर जाते, अरे हमारा भाई कुत्ता कैसे बन गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और हम लोग रोने लगते। माँ से कहते, माँ कहती कि भाई भगवान जी से प्रार्थना करो तो देखो कुछ हो। हम लोग भगवान के आगे हाथ जोड़ते और कहते, भगवान जी मेरे भाई को फिर से पहले जैसा कर दो। और थोड़ी देर में भगवान जी हमारी प्रार्थना सुन लेते और भैया पहले जैसे बन जाते। तो हम लोग खुश हो जाते कि हाँ, हमारा भैया कुत्ता नहीं बना है। ये बचपन की हंसी ठिठोली कुछ समय बाद बड़े होते ही किशोरावस्था की दहलीज तक समाप्त हो गई। तब मन में प्रश्न जन्म लेने लगे, कुत्ता तो कोई भाई नहीं बन सकता। कैसे बन सकता है कोई इंसान अचानक से कुत्ता? तो भाई जरूर किसी चोर दरवाजे से आया होगा जो नाली के पास होगा, जल्दी से टीका कराया होगा और नाली के पास वाले चोर दरवाजे से निकल गया होगा। हाँ, भेष बदल करके आया होगा। कहानियां भी कितनी अतिशयोक्ति होती है। थोड़ा बड़े होने पर ये कहानी में स्त्री की पीड़ा समझ में आने लगी। पति और भाई का झगड़ा हुआ था, उसकी सजा पत्नी की भावनाओं को क्यों मिली या भाई की भावनाओं को ही क्यों मिली? क्या ये घर पत्नी का घर नहीं है? लाख पति और भाई का झगड़ा हो पर क्या वो अपने घर में अपने भाई को नहीं बुला सकती है? क्या स्त्री का कोई घर नहीं होता है?
विवाह के बाद जब पहली पोस्टिंग रांची में हुई तो पड़ोसियों से दोस्ती हुई। ऐसे ही एक पड़ोसन ने बताया कि शादी के दिन ही उनका मायके और ससुराल में बड़ा तगड़ा झगड़ा हो गया था और 5 साल हो गए शादी के, साले जीजा कभी मिले ही नहीं हैं। आना जाना उन लोगों का आपस में मिलना जुलना बंद है। मन करुणा से भर गया। ओह, ये ऐसा भी हो सकता है, इतना विभत्स भी हो सकता है क्या? घर आकर मैं उन्हीं के बारे में सोचती रही। ये तो मायके कभी जा ही नहीं पाती होंगी और कैसे बेचारी अकेले रहती होंगी। जब उन्हें याद आती होगी भाई की, पिता की, माँ की, क्या करती होंगी। कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद ही बातों बातों बताया, मैं तो जाती हूँ मायके, ये अलग बात है, अकेले जाती हूँ। उस समय केवल एक ट्रेन चलती थी हटिया अमृतसर, जो अक्सर लेट हो जाया करती थी और रांची से दिल्ली पहुँचने में लगभग 20-25 घंटे ले लेती थी। उन्होंने स्वीकार किया कि दिक्कत तो होती है 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले जाना, पर इन दोनों के झगड़े में मैं अपना मायका तो नहीं छोड़ सकती। अब ये जाएं चाहे ना जाएं, मैं तो जाऊंगी। हाँ, एक दिन देखना सब सही हो जाएगा। इस बार तो इनकी भैया से फ़ोन पर बात भी हुई थी। बर्फ़ पिघल रही है। उस दिन मुझे इस लोक कथा का मूल अर्थ समझ में आया। कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं और कुछ शादी के बाद जुड़ते हैं। हम चाहते हैं कि सब में सामंजस्य बना रहे, पर कभी-कभी ऐसा नहीं हो पाता। साले जीजा हों, साढ़ू भाई हों, ननद भाभी हों, सास बहू हों, ससुर दामाद हों या फिर पिता और पुत्र ही क्यों न हो। अक्सर परिवारों में 2 लोगों के झगड़े में एक निर्दोष का स्नेह एक तरफा हो जाने को मजबूर किया जाता है। यहाँ पर पिता पुत्र का महत्वपूर्ण उदाहरण या सास बहू का उदाहरण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो पुत्र है या जो माँ है, उसकी भावनाएं दोनों की तरफ बराबर होती हैं। वो कैसे अपनी भावनाओं को एक तरफा कर दे। तो ये भावनात्मक पीड़ा किसी शारीरिक अत्याचार से कम नहीं होती। धीरे धीरे 2 लोग अपने अपने हिस्से की भावनात्मक पीड़ा झेलते हुए पहल नहीं करने के कारण एक दूसरे से वास्तव में दूर हो जाते हैं। एक के बना करने से, दबाए जाने से एक खूबसूरत रिश्ता दूर होता चला जाता है। खत्म तो नहीं होता क्योंकि भावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, लेकिन एक रिश्ता दूर होता चला जाता है जिसमें मन नहीं बांटे जा पाते हैं। ये कहानी भी एक यही दिशा दिखाती है कि ऐसे झगड़ों में मन को बांटने की जगह स्नेह के उस छोर को थामे रखना है। अपमान हो सकता है, थोड़ी असुविधा हो सकती है, परंतु अंततः ये स्नेह देखकर अगला भी कभी न कभी हथियार डालकर रिश्ते को अपना ही लेगा। खुद को भावनात्मक रूप से सारी जिंदगी अकेला महसूस करने से ये उपाय कहीं बेहतर है। आखिरकार तमाम रिश्तों को सहेजती ये कथा सिखाती है, रिश्तों को सहेजना फालतू के झगड़ों में उलझने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये लोक कथाएं यूं ही नहीं लिखी जाती हैं, इनके पीछे बड़े गूढ़ अर्थ होते हैं जिन्हें समझना होता है। रांची वाली दोस्त की पहल पुरानी हो गई है। भैया दूज वाली कथा को आगे बढ़ाएं। अगर आज आप रिश्तों की इस चक्की में फंसी हैं तो बात अब अकेले जाने की नहीं है। अब हक से अपने भाई को अपने घर बुलाइए, क्योंकि ये घर आपका भी घर है। किसी के ताने से आपको भावनात्मक चोट जरूर लग सकती है, पर आपका हक नहीं छिन जाता है, ना कानूनी, ना सामाजिक और ना भावनात्मक। हक से आगे आएं, झगड़े धीरे धीरे सुलझ जाएंगे। ज़्यादातर मामलों में झगड़े अत्यार जनित ना होकर के अहंकार जनित होते हैं, तो इसे हवा ना दें, ये भी हवा हो जाएंगे। तो आज के दिन सभी भाई बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ बातें कभी पुरानी नहीं होती।